आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। कई सारे यहाँ पे हम आपको क्लासेस करवा रहे हैं। 2 क्लासेस हो रही हैं डेली आपकी, एक 6 पीएम और 7 पीएम के बीच में, दूसरी क्लास आपकी नाइट में 10 पीएम में। तो जो आप क्लास अभी देख रहे हैं यही क्लास, इससे एक दूसरी डिफरेंट क्लास जो फास्टनर चैप्टर से हम कराएंगे, ठीक है, वो नाइट में 10 पीएम में होगी। तो उस टाइम पर भी आपको आना है और लाइव क्लास को ज्वाइन करना है। तो वो क्लास आपको, मतलब उसमें आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा, इसमें आपको केवल लाइव क्लास देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो जो लोग हमारे प्यारे भाई बहन सबसे पहले जो राइट आंसर बताएंगे उनको, उनका नाम हम कमेंट में बता देंगे। जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप भी बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको ही फ़ायदा होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है ना। बिना देरी के स्टार्ट करते हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इस समय, हम लोग कटिंग टूल पढ़ रहे हैं। कटिंग टूल में हमने बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। ये क्लास हमारी 5100 जो रॉयल प्रीतम ठाकुर की बुक है उसकी एमसीक्यू हम करा रहे हैं, और टारगेट है कि 5000 एमसीक्यू को कवर कराना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पे हम करा रहे हैं, डिटेल में करा रहे हैं, हर चीज़ को समझा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड, आपको पीडीएफ लेनी है, आपके पास बुक नहीं, तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। मेहनत से पीडीएफ बनाई गई, इसलिए यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराना मुश्किल है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्रॉस फाइलिंग विधि का प्रयोग निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? क्रॉस फाइलिंग विधि का प्रयोग मैंने किस संक्रिया के लिए किया? ऑप्शन है अधिक चौड़ी सतह की फाइलिंग के लिए, अधिक लंबी सतह की फाइलिंग के लिए, कवर्ड सतह की फाइलिंग के लिए, अवतल सतह की फाइलिंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्रॉस फाइलिंग आपको पता होगा, जैसे हमारा ये जॉब है, ठीक है, तो हमारी फाइल ऐसे चलेगी, ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस में फाइल चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग, ठीक है। और क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग हमने कल के वीडियो में बताया था कि जैसे कि कोई जॉब है, उसमें सेंटर में अगर हमारा, जैसे कोई जॉब है और सेंटर में कुछ चीज़ उभरी हुई, मतलब सेंटर में हमारा जॉब कटा नहीं हुआ है और किनारे किनारे हमारा फिनिश है, लेकिन सेंटर में जॉब उभरा हुआ है, तो उसको, उस मटेरियल को हटाने के लिए वहाँ पर हम क्रॉस फाइलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे चौड़ी सतह है, जैसे मतलब कि चौड़ी सतह की फाइलिंग करना होता है, तो वहाँ पर भी हम क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। तो 131 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को आप स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप तभी कुछ सीख पाएंगे जब हमारे साथ बने रहें। इससे रिलेटेड क्या आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस फाइलिंग का दूसरा नाम क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लिख लीजिए। क्रॉस फाइलिंग का दूसरा नाम है डायगोनल फाइल, ठीक है। डायगोनल फाइल इसका दूसरा नाम होता है। कितने एंगल पे करते हैं? 45 डिग्री पे ये फाइलिंग करते हैं, ठीक है। कहीं कब आपको 35 डिग्री भी मिल जाएगा, 35 से 45 आप भी याद कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 45 डिग्री। तो क्रॉस फाइलिंग हमारी 45 डिग्री पर करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने एंगल बनाया, तो कैसे हमने बनाया, जैसे कोई जॉब है, तो अब ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइल है इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है। तो इसके बीच में जो आप एंगल देखेंगे ये 45 डिग्री का बनेगा, है ना। अगर यही चीज़ हम इसको यहाँ पर ऐसे कर दें तो फिर यहाँ पे हम 90 बन जाएगा, है ना। तो अगर ये आधा इसको कर देंगे तो 90 का आधा हो जाएगा 45। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस विधि का प्रयोग जॉब सतह से खरोंचों को हटाकर सतह को स्मूथ बनाने के लिए करते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस विधि का प्रयोग जॉब सतह को खरोंचों को हटाकर, मतलब जो कोई जॉब है उसकी जो सतह है उसमें कई सारे खरोंच हैं, ठीक है, कई सारे आपको लाइनिंग दिख रही हैं, तो उन लाइनिंग को हटाने के लिए, कोई जॉब है जिसकी सरफेस पर लाइनिंग है, तो उन लाइनिंग को हटाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे? तो उन लाइनिंग को हटाने के लिए हम स्ट्रेट फाइलिंग का प्रयोग करेंगे, सॉरी स्ट्रेट नहीं, ड्रा फाइलिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ड्रा फाइलिंग का, ठीक है। अगर इसी जॉब में सेंटर में कोई उभरा हुआ होता है, ठीक है, अगर सेंटर में उभरी हुई कोई चीज़ होती, जैसे हमारा सेंटर में जॉब हमारा उभरा हुआ है और किनारे किनारे हमारा मटेरियल कट गया, तो वहाँ पर हम क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं ना। स्ट्रेट फाइलिंग का कब प्रयोग करेंगे? जैसे जब हमें बिल्कुल स्ट्रेट
और पैरेलल बिल्कुल अच्छे से हमें स्मूथ बनाना है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्टेट फाइलिंग का अलग ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे आंसर स्टेट फाइलिंग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 132 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस और कर लेते हैं। हमने बताया ड्रॉ फाइलिंग इसका राइट आंसर है। ड्रॉ फाइलिंग के द्वारा खरोचों को हटाकर स्मूथ बनाते हैं। ड्रॉ फाइलिंग कितने एंगल पर करते हैं? ठीक है, अब देखिए जॉब हमारा कैसा होता है, ऐसे होता है जॉब, बेंच वाइज में पकड़े होते हैं। ठीक है, बेंच वाइज के जाम में, और यहाँ पे फिर हम ऐसे फाइल को पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी फाइल होती है, और यहाँ पे आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आगे पीछे मूवमेंट करते हैं किसमें? ड्रा फाइलिंग में। तो ड्रा फाइलिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने एंगल पे करते हैं ना, तो 180 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जॉब है और जॉब के एक्सिस लाइन आप ये देख रहे हैं ना, तो एक्सिस लाइन, तो एक्सिस लाइन आप ये समझ पा रहे होंगे, ये एक्सिस लाइन है। तो हमारा जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है ना, 180 डिग्री का बनता है। तो इसीलिए हमारी जो ड्रा फाइलिंग है उसमें हमारा कितने का एंगल बनता है? 180 का बनता है। ठीक है, आगे होगा समझ में, क्योंकि आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। जो भी आप कंपटीशन में एग्जाम देंगे, चाहे वो CTIs का एग्जाम, CITS का एग्जाम हो, चाहे वो अप्रेंटिस का एग्जाम हो, चाहे वो DRDO, JDM, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ पे इस टाइप के आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 दिख रहा होगा आपको। राइट आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से किस विधि में वाइस जाके 180 डिग्री कोण पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है? तो अभी हमने बताया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्न क्वेश्चन नंबर, आंसर बताते समय क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किस विधि में वाइस जाके 180 डिग्री कोण पर खड़े होकर फाइलिंग करते हैं? ठीक है, तो वाइस जा है, फिर अब बोल रहा है ये मतलब वाइस जा में कोई हमारा ये जॉब है, और उस जॉब फिर हमने उस जॉब को जब फाइलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है कि 180 डिग्री के कोण पर खड़े होकर फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री पे हमने बताया था इस टाइप का, तो 180 डिग्री पर हम फाइलिंग करते हैं, वो ड्रा फाइलिंग के अंतर्गत आता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी आंसर होगा, है ना। तो जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग राइट आंसर देते रहिए, और आप किताब जरूर उठा के एक बार देखते रहिए किस प्रकार की कौन सी फाइलिंग होती है ना। तो क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आप थ्योरी नहीं तैयार कर सकते, केवल आपको समझाया जा सकता है किस प्रकार की चीज़ों को याद करना है। कोई भी आपको चैनल आपको बिल्कुल थ्योरी आपको नहीं समझ, खुद आपको पढ़ना पड़ेगा किताब से। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो आपको पूछना पड़ेगा किसी से भी। ठीक है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? निम्न से किस फाइल का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए व समतल सतह की फाइलिंग के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 134, 10 सेकंड का टाइम है, आपको इसका कमेंट में राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड का टाइम है। पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्न से किस फाइल का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए व समतल सतह की फाइलिंग करने के लिए, मतलब सामान्य कार्य के लिए पूछा है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्लैट फाइल हो जाएगा। ठीक है, सामान्य कार्य के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? फ्लैट फाइल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर बताना है। एक नया हेक्सा ब्लेड कुछ प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है क्योंकि? एक नया हेक्सा ब्लेड है, कुछ प्रचालन के बाद, कुछ प्रचालन का मतलब क्या है? कुछ हमने मतलब कुछ ही स्ट्रोक के बाद हमारा क्या हो जाता है? हेक्सा ब्लेड हमारा जो है हमारा ढीला हो जाता है। ठीक है, तो ढीला हो जाता है क्यों? इसका क्या कारण है? तो अब बहुत जगह इसका राइट आंसर हमें अलग अलग मिल रहा है। पहला आंसर हमें क्या मिलता है यहाँ पे? जैसे हमने इसको सर्च करते हैं अगर किताब में, तो आपको रॉयल प्रीतम ठाकुर या आपको अदर किसी बुक में, हम अगर रॉयल प्रीतम ठाकुर की बात करें वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, विंग नेट की थ्रेड खिंच जाना। अगर हम इस बुक की बात करें, इस पे दो टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन पीछे भी मिल चुका है और एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, दोनों का आंसर यहाँ पे विंगनेट का थ्रेड घिस जाना दिया हुआ है, लेकिन अक्सर यहाँ पे कुछ लोग इसका भी हेक्सा ब्लेड का खिंचाव आ जाना भी बताते हैं और हम भी बताते हैं। तो दोनों राइट आंसर यहाँ पे लगते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्या राइट आंसर सही करता है तो उसके ऊपर है ना। तो यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर बुक में ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आपको क्या राइट आंसर लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम जो भी जिनका राइट आंसर सबसे अधिक सही सुटेबल होगा और उसका कारण जरूर लिखिएगा कि क्यों कारण है, कि ब्लेड का अगर खिंचाव आंसर है तो क्यों है, विंग नेट का थ्रेड घिस जाना है तो क्यों है, ये आपको वहाँ पे पिन कर देना है कमेंट में जब वीडियो अपलोड हो जाए। तो वहाँ पर फिर हम देखेंगे किसका राइट आंसर यहाँ पे सही, सबसे सही ज़्यादा सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छेनी के कर्तन छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, वक्र सतह को काटने के लिए, तेज किनारों को काटने के लिए, सिरे उखाड़ने के लिए, स्नेहक को भीतर घुसने देने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीजल के कटिंग छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है। इसका मतलब क्या है, जो चीजल है उसकी कटिंग एज को कैसा बना रहे हैं, उभरा हुआ बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, उभरा हुआ बना, कन्वेक्स बना रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि चीजल के कटिंग एज को हम कन्वेक्स क्यों बनाते हैं, उभरा हुआ क्यों बनाते हैं कटिंग एज को। ठीक है, अब इसका कारण, तीन कारण है। तीन कारण पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, फिर से बता दें। तीन कारण क्या क्या होते हैं इसके। जो कटिंग एज है, अगर ये कटिंग एज सीधे होंगे, मान लो ऐसे कटिंग एज है चीजल के, तो ये कट जाएंगे, मतलब क्या है, टूट जाएंगे, है ना। दूसरा चीज क्या, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि चीजल जॉब में धंस जाएगा। अगर हमारे कटिंग एज बिल्कुल सीधे होंगे तो क्या होगा, चीजल जॉब में धंसेगा, फिर उसको ऊपर उठाने में नहीं निकलेगा, फिर वो प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, है ना। तीसरा कारण क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर चीजल उछलती है। ये भी कारण देखने को अक्सर मिलते हैं। तो तीन कारण ही होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है, तो वक्र सतह काटने के लिए ये भी नहीं है। ठीक है, तेज किनारों को काटने के लिए ये भी नहीं है। ठीक है, सिरे को उखाड़ने से रोकने के लिए, देखिए यहाँ पे समझना, क्योंकि शुद्ध हिंदी यहाँ पर है। सिरे को उखाड़ने से रोकने के लिए मतलब क्या है, जो हमारे कटिंग एज है, कटिंग एज को टूटने से रोकने के लिए, जो कटिंग एज है इनको उखाड़ने से रोकने के लिए, जो कटिंग एज खराब ना हो इस वजह से इनको गुलायम कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स, मतलब उत्तलता में चीजल के कटिंग एज को बनाना। ठीक है, तो सिरे के उखाड़ना को रोकने के लिए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तेज किनारों को काटने के लिए यहाँ पे तेज किनारों को काटने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हमें कोई वर्ड ध्यान देना है ऑप्शन में कि सिरे अगर कहीं वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, सिरे के कटिंग एज को खराब होने से बचाने की, इस टाइप को कुछ दिया हुआ, वहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 136 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया, आपको आ गया हो, कभी क्वेश्चन आप इसको रॉन्ग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मशीनिंग ट्यूबिंग करते समय मशीनिंग ट्यूबिंग को काटने के लिए धातु काट आरी का सर्वाधिक उपयुक्त पिच है। मतलब हमें ट्यूब को काटना है और हेक्सा ब्लेड की हमारी पिच कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर, तो हमने बताया था कि पतले ट्यूब वगैरह जब काटने होते हैं तो हमारे उसमें दांत अधिक होने चाहिए हेक्सा ब्लेड के। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर कटिंग फिर हमारा हो नहीं पाएगी, है ना। तो वहाँ पे पिच हमारी जब कम होगी, तो पिच जब कम होगी तभी तो दांत ज़्यादा होंगे ना। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 0.8 mm। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन और आता है, ठोस पीतल ब्रास के लिए वहाँ पर हम पिच कितनी होगी, तो वहाँ पे 1.8 mm होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, एक काबला विनिर्देशन M12 में इंटू 1 to 5 के रूप में नामित है। 1 to 5 में किसका परिचायक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का 138 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें बताना था 1 to 5। 1 to 5 क्या है, इसमें हमारी पिच है ना, बहुत लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस रेती को उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और राइट आंसर सोच समझ के बताना है कि इनमें से किस रेती को उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सी वो फाइल है जो हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। चारों ऑप्शन को देखना है और चारों ऑप्शन में कौन सी फाइल अलग है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ये समझ के आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, आपने सोच लिया होगा और समझ लिया होगा, राइट आंसर भी सोच लिया होगा, ये फिर दे दिया होगा कमेंट में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा रोटरी फाइल। अब क्यों, देखिए इसलिए क्योंकि रोटरी फाइल का प्रयोग हम किस में करते हैं, लेथ मशीन पे करते हैं, ड्रिलिंग मशीन करते हैं। लेथ मशीन पे अधिकतर आपको पता है हम ऐसे कटिंग टूल यूज करते हैं जहाँ पर जो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वियर करते हैं। जबकि हाई कवर स्टील का अगर बना होता तो वो अपने कम टेम्परेचर पे ही अपनी हार्डनेस खो देता है ना। जैसे कि हाई कार्बन स्टील से अगर कोई टूल बना है तो वो कम टेम्परेचर पे अपनी हार्डनेस खो देगा, लेकिन हाई स्पीड स्टील जो है वो हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही अधिक टेम्परेचर वियर कर सकता है। इसलिए वहाँ पर हम जो फाइल का यूज करेंगे वो किस मटेरियल का यूज करेंगे, वहाँ पर हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो लेथ मशीन पर यूज करेंगे और ड्रिलिंग मशीन में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाई कार्बन स्टील का नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हम राउंड फाइल क्यों नहीं बना सकते, कैन फाइल क्यों, हम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे हमारी रोटरी फाइल होगा। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा दिया। तो रोटरी फाइल के बारे में भी कल हमने क्वेश्चन करा दिए थे कि रोटरी फाइल का कहाँ पर करते हैं, तो लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य के क्षेत्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं, इसलिए आवश्यक है कि इसके, क्वेश्चन नंबर देखिए ना 140 है, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या दे रहा है, इसके ऊपरी रैक कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, उसके पार्श्व अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, उसके पार्श्व रैक कोण को अपघर्षित कर दिया, उसके द्वितीय अवकाश को अपघर्षित कर दिया। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा क्या राइट आंसर होगा, आपने सोच पी लिया होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा कार्य के छिद्र में, मतलब जो हमारा जॉब है उसके होल में हम बोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोरिंग मतलब टूल है उससे हम बोरिंग कर रहे हैं और मतलब होल को बड़ा कर रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि आगे मतलब ख़राब ना हो, मतलब जो हमारा बोरिंग टूल है ख़राब ना हो, घिसे नहीं जॉब के साथ में हमारा बोरिंग टूल घिसे नहीं, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसके ये होना चाहिए कि जो क्लीयरेंस एंगल है वो हमारा अधिक होना चाहिए, है ना। मतलब क्लीयरेंस एंगल हमारा कम होगा तो फिर क्या होगा, जॉब के साथ हमारा जो बोरिंग टूल है वो घिसेगा, रगड़ खाएगा, है ना। तो ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम ये वर्ड ढूंढेंगे कि कहाँ पर ऑप्शन में क्लियरेंस एंगल दिया हुआ है, तो कि यहाँ पर किसी भी, देखिए इसमें रैक कोण दिया है, उसके पार्श्व अवकाश कोण को अपघर्षित कर दीजिए जाए, तो यहाँ पे पार्श्व ये भी नहीं है हमारा, पार्श्व रैक एंगल ये भी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि उसके द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्श्व अवकाश कोण अलग होता है और यहाँ पे द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण अलग होता है। द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण का मतलब यहाँ से है कि जॉब की सतह जो जॉब का होल है जिसमें हम बोरिंग कर रहे हैं उसकी सतह और मतलब टूल के मध्य में हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लियरेंस एंगल कब अधिक होगा, जो हमारा जो क्लियरेंस एंगल है जो कम है उसको हम घिस देंगे। अब घर्षित का मतलब क्या है, अब घर्षित का मतलब है यहाँ पे घिस देना, ठीक। क्लियरेंस एंगल घिस देंगे मतलब क्लियरेंस एंगल यहाँ पे मतलब है कि बढ़ा देना। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ लेनी है कि क्लियरेंस एंगल जब हम अधिक करेंगे, मतलब क्लियरेंस एंगल अगर हमारा कम होगा तो फिर हमारा टूल रगड़ खाएगा जॉब से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कार्य के छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं, मतलब टूल जो है बोरिंग टूल है वो छिद्र से घिसे नहीं, ठीक है, रगड़ ना खाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए कि जो द्वितीयक सम्मुख का अवकाश, मतलब जो हमारा जॉब का होल जॉब है उसमें जो हमने जो होल को बड़ा कर रहे हैं उसकी सतह, उसका सिरा, सम्मुख उस और बोरिंग टूल में अवकाश कोण, मतलब बोरिंग टूल और जो हमारा होल है उसके बीच में हमारा क्लियरेंस एंगल को अपघर्षित कर दिया जाए, मतलब क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, फिर हमारा घिसेगा नहीं, जॉब और बोरिंग टूल के बीच में फिर फ्रिक्शन कम होगा, है ना, मतलब कि टच नहीं करना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर भी आपको ये समझ में आएगा। उपरोक्त चित्र में दर्शाएगा क्लियरेंस एंगल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये है 141। तो आपको राइट आंसर बताना है, निम्न चित्र में दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 141 बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। पूछा जा रहा है क्लियरेंस एंगल कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में क्या क्या दिया रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इमेज। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा पॉइंट एंगल क्या होता है, रैक एंगल क्या होता है। और तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको बता देते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा रैक एंगल क्या होता है, यहाँ पे आप रैक एंगल देख रहे होंगे, है ना। रैक एंगल क्या होता है, ये जो चीजल का कटिंग एज का टॉप फेस है, ठीक है, जो चीजल के कटिंग एज की टॉप फेस, ये हमारी जो यहाँ पर दो फेस होते हैं। एक फेस ये कटिंग एज का टॉप फेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टॉप फलक या ऊपरी फलक, कटिंग एज का ऊपरी फलक, वर्ड को ध्यान रखिएगा। दूसरी फलक होती है एक निचली फलक होती है, इसको बोलते हैं ऊपरी फलक, कटिंग एज का ऊपरी फलक या कटिंग एज का टॉप फेस। और दूसरा बोलते हैं कटिंग एज का बॉटम फेस, मतलब नीचे का सिरा, ठीक है। ये हिंदी बोलेंगे नीचे का फलक, हिंदी में इसको बोलेंगे निचली फलक, है ना। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। दूसरा, अब रैक एंगल क्या है, तो जॉब की सतह, ये हमारी जॉब आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जॉब है। जॉब की सतह के लंबवत रेखा, ये हमारी लंबवत रेखा है, ठीक है। और कटिंग एज, जो चीजल का कटिंग एज का टॉप फेस, ये हमारा टॉप फेस है, ठीक है। टॉप फेस देखिएगा, यहाँ पे हम इसको कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये कटिंग एज का टॉप फेस है,
या उसको हिंदी में बोलेंगे ऊपरी फलक, है ना। तो ऊपरी फलक ये कटिंग एज का टॉप फेस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। तो आपको आ गया समझ में कि हमारे वर्किंग सतह जो जॉब है उसकी सतह के लंबवत रेखा और कटिंग चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल कहलाता है। दूसरा यहाँ पे जो हमारा पॉइंट एंगल क्या होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। पॉइंट एंगल क्या होता है, चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस, ये हमारा टॉप फेस वाली रेखा है। चीजल के कटिंग एज के बॉटम फेस, ये हमारी बॉटम फेस है कटिंग एज का, तो ये वाली रेखा, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। अब हिंदी में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, शुद्ध हिंदी बोलेगा कि कर्तन कोर का उच्च फलक, कर्तन कोर का शीर्ष फलक या ऊपरी फलक, ऐसे करके आपको वर्ड देगा, ठीक है। कर्तन कोर का शीर्ष फलक, ये शीर्ष मतलब ऊपर वाला फलक, फिर कर्तन कोर का निचली फलक, ये निचला फलक है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट एंगल कहलाएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देता है। फिर इसके बाद अब क्लियर एंगल क्या है, क्लियर एंगल ये है, ये आपको रेखा दिख रही है, जॉब की सतह की रेखा है, ठीक है, ये रेखा जा रही है। दूसरा फिर से देखिएगा ये रेखा है, और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जो रेखा, ये रेखा कौन सी है, तो वो ये वही रेखा है चीजल सॉरी चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, ये हमारी बॉटम फेस रेखा है। और ये वर्किंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्लींस एंगल कहलाता है, ठीक है। तो वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, ये हमारी बॉटम फेस थी, के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्लींस एंगल कहलाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे झुकाव एंगल क्या होता है। झुकाव एंगल ये होता है, ये हमारी चीजल आप देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, चीजल है, ठीक है। तो इसका एक एक्सिस लाइन होती है, आप एक्सिस लाइन देख पा रहे हैं, इसमें डॉटेड डॉटेड करके दिखाया गया है। तो इस एक्सिस लाइन मतलब चीजल के सेंटर या चीजल की जो हमारी सेंटर लाइन उसका, और वर्किंग सरफेस की जो वर्किंग सरफेस या जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है झुकाव एंगल, ठीक है। तो आपको आ गया होगा कि झुकाव एंगल क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको याद रहेगा ना, क्या इसमें याद करना है कि जो हमारा चीजल की जो हमारी सेंटर लाइन है या एक्सिस रेखा है उसका, और जॉब की सतह के समांतर जो रेखा है उसका जॉब की सतह है, और चीजल का जो हमारी एक्सिस लाइन है उसके जो बीच में एंगल बनेगा वो हमारा झुकाव एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये याद है। अब क्वेश्चन सामान्यतः हम लोगों को ये याद होता है कि सामान्यतः अगर पूछा जाए चीजल का राइट एंगल कितना होता है, तो वो हमारा यहाँ पे 20 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 20 डिग्री होता है। क्लियरेंस एंगल यहाँ पे कितना होता है, 10 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल कितना होता है, 10 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आता है कि सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल, तो सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि सामान्य कार्य अगर वर्ड पूछता है तो वहाँ पर हमारा माइल्ड स्टील आ जाता है, और माइल्ड स्टील की चीपिंग करना है, कटिंग करना है, तो वहाँ पे चीजल का कटिंग एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है। ये राइट आंसर आपको याद रखना है कि नॉर्मली हमने देखा है कि वहाँ पर लोग 60 डिग्री बताते हैं राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लियरेंस एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पहले रैक एंगल निकालना है, ठीक है। रैक एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे 40 डिग्री आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा कितना है, 40 डिग्री है, इतना, ये हमारा 40 डिग्री है। दूसरा आप देखेंगे ये हमारा कितना है, देखिएगा कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इतना हमारा 30 है, मतलब टोटल फिर से एक बार देखिएगा, ये हमारा टोटल कितना है, 60 है। ये देखो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, तो ये टोटल 60 है। एक 20 से यहाँ पे रेखा कट करती जा रही है और उसको आधे आधे एंगल में विभाजित कर दी है, तो इतना हमारा 30 हो जाएगा, और इतना भी हमारा 30 हो जाएगा, है ना। तो इतना हमारा मतलब जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हम आधे से 20 से विभाजित कर देंगे तो कितने का, 30 का बन जाएगा। तो आपको समझने का, हमें यहाँ बताने का मतलब ये था कि हमारा जो 40 डिग्री ये हो गया, तो इतना हमारा कितना होगा, ये हमारा 30 होगा ना, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 था, इसको हमने आधा कर दिया, इसको हमने आधा कर दिया, तो इतना 30 हो गया, ठीक है, या 30 हो गया तो सॉरी, तो 40 30 कितना हो गया, 70। कैसे, यहाँ पे देखिए, अब इतना एंगल हमारा 40 है, इतना हमारा 30 है, तो 40 30 70 हो गया। अब ये कितना हमारा 70 हो, कहाँ से कहाँ तक का 70 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा 70 निकल के आ गया,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 70 निकल गया है। टोटल हमारा एंगल होता है 90 डिग्री, टोटल हमारा 90 होता है। तो इतना हमारा कितना बचा, यहाँ पे 70 में 90 में हम 70 घटा देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो राइट एंगल हमारे यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे राइट एंगल हमारा निकल के आ गया 20 आ गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि राइट एंगल हमारा 20 डिग्री है। ठीक है, अब राइट एंगल हमारा 20 डिग्री है और टोटल यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 है और ये हमारा कितना है, ये 20 है। समझ पा रहे हैं ना, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 20 है। तो टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कहाँ तक, ये चीजल जो हमारा वर्किंग सरफेस की लंबवत रेखा और चीजल के कटिंग एज की बॉटम रेखा के बीच में टोटल एंगल हमारा ये कितना बन गया, ये 80 डिग्री बन गया। अब टोटल हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, हमारा 90 होता है। तो इतना हमारा बच रहा था, ये एंगल हमारा बच रहा है। तो टोटल हमारा 90 होता है और 90 में हम 90 होता है तो उसमें 80 हमें पता चल गया, इतना हमें पता चल गया है। तो इतना तो निकल आएगा ना, इतना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। तो इतना हमारा कितना होगा, 10 एंगल हो। तो क्लियर एंगल कितना होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। रैक एंगल पूछता तो रैक एंगल यहाँ पे 20 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर आपको बताना है। आप केवल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें क्योंकि फिगर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। रैक कोण निम्न के बीच का कोण होता है। तो रैक एंगल किसके बीच में बनता है, ऑप्शन देख लेते हैं। कर्तन कोर की फलक, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, कर्तन कोर की फलक तथा निचली सतह। ठीक है, मतलब कर्तन कोर की फलक जो हमारी कटिंग एज की फलक तथा निचली सतह, कर्तन कोर की शीर्ष फलक जो हमारी कटिंग एज की मतलब शीर्ष फलक मतलब कि टॉप फेस, तथा कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा जो कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा है ना, जो हमने बताया। थर्ड ऑप्शन मिल जा रहा है कि कार्यकारी सतह जो हमारी सतह है, जॉब की सतह, तथा चीपिंग करते समय छेनी के चीजल के शायद यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे शायद यहाँ पे दिया हुआ है लंबवत रेखा। ठीक है, यहाँ पे अक्ष के लंबवत रेखा या फिर लंबवत कोण करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लंबवत रेखा दिया हुआ है। ठीक है, अक्ष के लंबवत रेखा कोण कुछ करके दिया हुआ। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। छेनी के अक्ष के बीच का कोण लिखा हुआ है, छेनी के अक्ष के बीच का कोण। ठीक है, यहाँ पे आगे अक्ष के बीच यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है आगे। तो अब आपको चौथा ऑप्शन है कार्यकारी सतह तथा कर्तन कोर की निचली फलक। अब हमें केवल कुछ ऑप्शन नहीं देखना है ना, केवल हमें केवल ये सोच लेना है माइंड में, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिख जाए माइंड में क्वेश्चन ये सोच लें कि रैक एंगल हमारा किसके बीच में बनता है, बस माइंड में आपको ये सोचना है। तो रैक एंगल किसके बीच में बनता है, हमने तुरंत माइंड में फिगर बनाया, ये हमारी चीजल होती है ना, ये हमने माइंड में फिगर बनाया कि ये हमारी चीजल है और एक ये चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस और जो हमारी जॉब की सतह की लंबवत रेखा उसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है ये हमारा रैक एंगल होता है। जैसा भी हमने यहाँ पे फिगर देखा ना, तो रैक एंगल क्या होता था, रैक एंगल हमारा यहाँ होता था, रैक एंगल ये होता था, ये हमारी ये होती थी कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा और ये चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस मतलब बॉटम फेस, ये हमारी रेखा होती थी चीजल के कटिंग एज की बॉटम टॉप फेस वाली रेखा। तो इसके बीच जो एंगल हमारा बनता था वो रैक एंगल बनता था। अब यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे दिया, तो शुद्ध हिंदी में कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं, क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है। यहाँ पे क्या दे रहा था, तो हमने बताया था कि वर्किंग सतह देखते हैं पहले, लंबवत रेखा कहाँ पे दे रहा है, देखिए लिखा है कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा, एक वर्ड मिल गया। और हमने बताया कटिंग एज के टॉप फेस, हिंदी में बोलेंगे तो कटिंग कोर की शीर्ष फलक, हमने बताया था कटिंग एज का टॉप फलक मतलब टॉप सिरा या शीर्ष फलक। ठीक है, तो कटिंग एज का शीर्ष फलक, कर्तन कोर का शीर्ष फलक तथा कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा। तो कार्यकारी सतह की लंबवत रेखा ये वाली रेखा हो गई थी और ये फिर इसके बाद चीजल के कटिंग एज का यहाँ पे जो ये जो कटिंग एज है इसका जो हमारा टॉप फेस है, तो ये हमारा टॉप फेस है जो यहाँ पे शीर्ष फलक दे रहा है, तो ये हमारा शीर्ष फलक है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा था वो हमारा शीर्ष रैक एंगल बन रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते क्या पूछा जा रहा है, किस श्रेणी का अवकाश कोण निम्न से बीच का कोण होता है। देखिए 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट इसके आंसर पे जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए फिर आप आंसर बताइए क्या होगा।
तो किसी छेनी का अवकाश कोण, क्लियरेंस एंगल क्या होता है हमने बताया था। क्लियरेंस एंगल माइंड में आपको सोचना है। हमने एक डायरेक्ट फिगर बनाया, एक चीजल बनाई, चीजल हमने बना दिया और हमें पता था कि ये जो हमारी वर्किंग सरफेस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्किंग सरफेस है और ये चीजल है। तो चीजल के कटिंग एज का, यहाँ पे कलर चेंज कर ले, चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस तथा जॉब की सतह की रेखा है, नहीं कार्यकारी सतह इसको बोलेंगे, कार्यकारी सतह और चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्लियरेंस एंगल, है ना। ये हमने फिगर, देखो फिगर दिखा देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या बन रहा था, ये क्लियरेंस एंगल बन रहा था, कार्यकारी सतह की रेखा और कटिंग एज की, चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस, है ना, इसके बीच जो एंगल बन रहा था वो हमारा क्लियरेंस एंगल बन रहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 143। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्यकारी सतह की रेखा हम देख लेते हैं कहाँ पर है, और कर्तन कोर की निचली फलक, ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा। कर्तन कोर की निचली फलक, कटिंग एज का निचली फलक तथा कार्यकारी सतह, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कर्तन कोर का निचली फलक जो कटिंग एज है उसका निचला सिरा, कटिंग एज का बॉटम फेस और कार्यकारी सतह के बीच में जो हमारा एंगल बन जाएगा वहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हिंदी भी थोड़ा सा समझना क्योंकि हिंदी भी यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे देगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 143 हमारा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। क्लियरेंस एंगल हमने यहाँ पे जान लिया, क्लियरेंस एंगल क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि कर्तन बल बिंदु निम्न के बीच का कोण है। बहुत अच्छे से समझना है। हमें पता है इसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत जल्दी से आंसर भी दे रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को, जिन लोगों को नहीं आता उन्हीं को तो समझाना है। जिनको आ रहा है उनको हम बताने से क्या फ़ायदा, लेकिन जिनको आ रहा है उनको भी अगर थोड़ा सा देखेंगे, सीखेंगे तो और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। भले आप कोई चीज़ें अभी आ रही होंगी फिर आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो क्वेश्चन 144 में पूछा जा रहा था कर्तन बल बिंदु निम्न के बीच का कोण है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पे कर्तन बल को क्या कहते हैं, कर्तन बिंदु को मतलब पॉइंट एंगल। अब आपको समझना है कि पॉइंट एंगल क्या होता है। हमने माइंड में फिगर बनाए, ये हमारी चीज़ल है, ठीक है, ये हमारी चीज़, मतलब हमने एक एंगल बनाया और इसके बीच में एक चीज़ल हमने बना दी, ये हमारी क्या है, चीज़ल, ठीक है, ये हमारी क्या है, चीज़ल है। इसके बाद में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसके बाद हमने बताया कि पॉइंट एंगल क्या होता है। तो चीज़ल के कटिंग एज की ऊपरी फलक, कटिंग एज की ऊपरी फलक और चीज़ल के कटिंग एज का बॉटम फेस या मतलब निचली फलक, ठीक, इसके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है पॉइंट एंगल। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। कार्यकारी सतह तथा इसकी लंबवत रेखा, ये भी नहीं है। कार्यकारी कर्तन कोर के शीर्ष फलक तथा निचली फलक, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। मतलब जो कर्तन कोर का शीर्ष फलक है, जो कटिंग एज का टॉप फेस है, तथा निचली फलक, मतलब यहाँ पे निचली फलक किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे कटिंग एज की ही बात कर रहा है। तो कटिंग एज का यहाँ पे कटिंग एज का टॉप फेस और बॉटम फेस के बीच जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा क्या बने, वो हमारा पॉइंट एंगल बनेगा। तो राइट आंसर 144 का बी होगा। तो जिन लोगों ने राइट आंसर बता दिया था बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोग राइट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर आपको बताना है। कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि, बहुत अच्छे से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कोई चीज़ल है, ठीक है, पदार्थ में प्रवेश करेगी, इसका मतलब ये है, हम क्वेश्चन को समझा दें कि ये हमारा जॉब है। अब इसमें हम चिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि चीज़ल, हैमर और चीज़ल के द्वारा हम चिपिंग कर रहे हैं। तो अब हमारा जॉब कैसा बन गया, हमारा जॉब इस तरह का बन गया। मतलब चीज़ल में हमारी क्या है, छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी, मतलब कुछ इस प्रकार की हमारी, इस प्रकार का हमारा ऐसा फिगर बन गया। मतलब चीज़ल इसमें क्या है, धस चुकी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या चीज़ें, ये हमारा जो ग्रूव है इसमें प्रवेश कर गई है, बहुत मतलब अंदर तक धस गई। इसका मतलब क्या होगा, तो क्या कारण होगा कि चीज़ल हमारी जॉब में धस गई है, उसका रैक एंगल अधिक होगा, उसका अवकाश कोण काफ़ी कम होगा, उसका झुकाव कोण अधिक होगा, उसका झुकाव कोण काफ़ी कम होगा। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 145 का। तो यहाँ पे चीज़ल हमने जो फिगर अभी बनाया था ऐसा कब होगा, तो ऐसा कब होगा हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ल को यहाँ पे धस गया जॉब में, तो इस पर यहाँ पे देख लेते हैं फिगर आप देख पा रहे हो।
अगर ये चीजल जो है इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम उठा दें यहाँ पर ले आए, ठीक है, इस चीजल को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आए। तो इस चीजल को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके बाद जब हम ऊपर से हैमरिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर से जब हम हैमरिंग करेंगे तो चीजल क्या होगी, जॉब में धंसेगी। आ रहा होगा ना समझिए। जो यहाँ पर अभी हम चीजल है जिससे सामान्य, जिससे हमारी कटिंग होती है, सामान्य जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम चीजल को सेंटर पे उठा लेते हैं, इस टाइप का यहाँ पे उठा लेंगे, इस टाइप का यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ज़्यादा उसको ऊपर उठा देंगे, इससे फिर जब हैमरिंग करेंगे तो चीजल हमारी जॉब में धंसेगी। तो चीजल को जब हम उठा लेंगे तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा, क्लियरेंस एंगल जो हमारा यहाँ था वो हमारा क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और जो हमारा पॉइंट, जो हमारा झुकाव एंगल है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो क्यों, कैसे झुकाव एंगल बढ़ जाएगा, वैसे बढ़ जाएगा कि झुकाव, ये हमारी वर्किंग सरफेस रेखा थी और चीजल अभी यहाँ, चीजल जो थी हमारी यहाँ पर थी, ठीक है, मतलब एक्सिस रेखा यहाँ पर थी। देखिए जब चीजल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, अब चीजल को हम दूसरी जगह पे बना देते हैं, दूसरी जगह पे रेखा बना देते हैं। यहाँ पर जब हमने चीजल को ले आए और इसकी जो हमारी रेखा होगी, एक्सिस रेखा, तो इसके बीच में जो हमारा एंगल हो जाएगा तो इतना हो जाएगा ना, पहले हमारा इतना था, अब हो गया इतना हो गया, तो एंगल हमारा, झुकाव एंगल क्या हो गया, अधिक हो गया। तो झुकाव एंगल अगर हमारा अधिक होगा तो रैक एंगल हमारा भी कम होगा, क्योंकि चीजल अगर हमारी यहाँ आ गई है और इसका ये हमारा टॉप फेस है तो ये भी तो हमारा रैक एंगल भी तो कम होगा। तो अगर झुकाव एंगल हमारा अधिक होगा तो हमारा रैक एंगल भी हमारा कम होगा, रैक एंगल कम होगा, झुकाव एंगल अधिक होगा। और यहाँ पे क्लियरेंस एंगल पे क्या प्रभाव होगा, क्लियरेंस एंगल भी हमारा अधिक होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये फिगर में भी हमने आपको समझा दिया कि क्लियरेंस एंगल कैसे अधिक होगा। क्लियरेंस एंगल ऐसे अधिक होगा, क्लियरेंस एंगल क्या था, क्लियरेंस एंगल ये था चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस और ये वर्किंग सरफेस। अगर हमारा जो कटिंग एज है ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा उठे, अगर यहाँ पे कटिंग एज का जो हमारा टॉप फेस था यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका फिगर बन रहा है कटिंग एज का टॉप फेस, तब इसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा तो फिर हमारा क्लियरेंस एंगल ये हो जाएगा ना, तो क्लियरेंस एंगल हमारा अधिक हो गया। ये हमारी चीजल थी और इसका जो हमारा बॉटम फेस है तब यहाँ पर आ गया था, तो फिर क्लियरेंस एंगल हमारा अधिक हो गया। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 145। तो कोई श्रेणी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि, ऑप्शन है, उसका रैक कोण अधिक होगा, उसका अवकाश कोण काफ़ी कम होगा, उसका झुकाव कोण अधिक होगा और उसका झुकाव कोण काफ़ी कम होगा। बताए फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हमने क्या बताया कि रैक एंगल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उसका छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी, उसका रैक कोण अधिक होगा, ये हमारा नहीं होगा। अगर रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो क्या होगा, चीजल हमारी फिसलेगी, ठीक है, चीजल क्या होगी, हमारी जॉब में फिसलेगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या, उसका अवकाश कोण काफ़ी कम होगा, जो क्लियरेंस एंगल है वो हमारा काफ़ी कम होगा, है ना। तो ये भी नहीं है, हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा, अधिक होगा। उसका झुकाव कोण अधिक होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, झुकाव कोण अधिक होगा। ये हमारे दो ऑप्शन राइट आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे कारण कब हो गया, अगर रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो हमारा चीजल का झुकाव एंगल कम होगा, और जब चीजल का झुकाव एंगल कम होगा या फिर रैक एंगल अधिक होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब हमारी चीजल जॉब के ऊपर फिसलेगी, ठीक है, ये कारण होता है। अगर अवकाश कोण काफ़ी कम होगा, मतलब क्लियरेंस एंगल कम है, झुकाव एंगल कम है, रैक एंगल अधिक है, तो भी हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, चीजल हमारी फिसलेगी। लेकिन झुकाव एंगल अगर हमारा अधिक है, झुकाव एंगल हमारा अधिक है तो क्लियरेंस एंगल अधिक है या रैक एंगल कम है, तो हमारा उसमें क्या होगा, चीजल हमारी जॉब, जो चीजल जो है जॉब में धंसेगी, है ना। तो यह राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दे रहा था, उसका झुकाव कोण काफ़ी कम होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब झुकाव एंगल क्या होगा, हमारा अधिक होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर ये कारण मतलब होना नहीं चाहिए तो फिर गलत है ना, होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कारण पूछ रहा है, अगर चीजल हमारी जॉब में धंस रही तो उसका क्या कारण, उसका कारण ये है कि झुकाव एंगल वहाँ पे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है, चीजल के कर्तिंग कोर पर हल्की उत्तलता दी जाती है। तो बहुत बार हमने क्वेश्चन कराया है कि चीजल के कटिंग एज है उसका हल्की उत्तलता, मतलब उसको चीजल का जो कटिंग एज है उसको हम कन्वेक्स बना दे रहे हैं, मतलब ऐसा बना दे रहे हैं, उभरा वो बना दे रहे हैं। इसका कारण है कि जो कटिंग एज का जो किनारे हैं वो खराब ना हो, इस वजह से ना, तो अंत छोर को काटने से बचाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, गा होगा, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। अंत छोर को मतलब क्या है, अंत छोर का मतलब ये जो चीजल का जो कटिंग एज है, ये हमारा कटिंग एज है, इसको बचाया जा सके, इसको कटने से बचाया जा सके, है ना, इसको, तो इस वजह से इसको हम कनेक्स बनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 147 को देख लेते क्या पूछा जा रहा है, छोटे व्यास के
पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है कि लगातार ध्यान दिया जाए कि सुनिश्चित किया जाए। मतलब क्वेश्चन में दे रहा है कि छोटे व्यास के पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 147। शायद यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जो हमारे छोटे व्यास पाइप काटते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे और क्या ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कटिंग वक्राकार रेखा पर हो रही हो, जॉब अत्यधिक गर्म ना हो, हेक्सा का उचित संतुलन बना रहे, अधिक आरी दांत संपर्क में रहे। तो पहला ऑप्शन क्या है, कटिंग वक्राकार रेखा पर हो रही, ये भी कोई कारण नहीं है, ये भी कोई सुनिश्चित हमें नहीं करना होता है। जॉब अत्यधिक गर्म ना हो, ये भी हमारा सुनिश्चित नहीं करना होता है। हेक्साब्लेड का उचित संतुलन बना रहे, ये भी हमारा एक मेन कारण यहाँ पे होता है। अधिक आरी दांत संपर्क में रहे, मतलब हमने बताया था जब भी कंड्यूट पाइप मतलब पतले छोटे पाइप के जब हम हेक्साइंग कर रहे होते हैं, छोटे पाइप पतले पाइप की हेक्साइंग करते समय जो हमें ये विशेष कर ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारे हेक्साब्लेड के जो दांत हैं वो हमारे अधिक होने चाहिए, मतलब 2 से अधिक होनी चाहिए दांत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि अधिक आरी दांत संपर्क में रहे। जो हमारी जॉब है उसमें जब हम हेक्साब्लेड को रख रहे हैं तो अधिक दांतें संपर्क में आना चाहिए, वहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है जो चीजल है उस चीजल की कार्य सतह, जॉब की जो सतह है, जो कार्यकारी सतह पर औजार घिसेगा, जो हमारी जॉब है, ठीक है, उस जॉब पर जब हम चीजल से चीपिंग कर रहे होते हैं तो चीपिंग क्या है हमारी, चीजल क्या है, चीजल क्या है, घिस रहा है, कटिंग एज क्या है हमारा, घिस रहा है या फिर रगड़ खा रहा है ना, रगड़ खा रहा है या मतलब फिसल रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो कार्य सतह पर औजार घिसेगा, ठीक है, औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा। इसको हम फिगर आगे एक, अभी आप वीडियो में बने रहिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा, तो इसका क्या कारण होगा, हम ऑप्शन देख लेते हैं। अवकाश कोण अधिक है, रैक कोण अधिक है, अवकाश कोण कम है, रैक कोण कम है, तो क्या होगा आंसर। तो चीजल कब फिसलेगी, हमने क्या बताया था, जॉब में चीजल कब फिसलती है, चीजल हमारी तब फिसलती है जब हम चीजल का झुकाव एंगल कम कर देंगे। मतलब हमारी जो चीजल थी पहले हमारी कुछ करके यहाँ पर थी, तो अब हमारा नॉर्मल वर्क था, लेकिन हम चीजल को यहाँ पर ले आए, तो चीजल को जब हम यहाँ पे ले आए तो हमारी जॉब पे फिसलने लगी, और जब फिसलने लगी तो उससे फिर हमारा कटिंग एज भी खराब होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। तो जब हम चीजल को यहाँ पर ले आए तो हमारा क्लियरेंस एंगल भी हमारा कम हो गया, जो हमारा क्लियरेंस एंगल कम हो गया, झुकाव एंगल कम हो गया, तो यही ऑप्शन तो होंगे। तो यहाँ और क्या होगा, रैक एंगल हमारा अधिक हो, ये 3 चीज़ें। तो हमने बताया था कि चीजल जब जॉब पे फिसलेगी उसके 3 कारण होंगे, उसके 3 कारण ये होगा, पहला कारण ये होगा कि रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो चीजल जॉब पे फिसलेगी और फोर्स अधिक होगा। दूसरा कारण हमने बताया था झुकाव एंगल, अगर अधिक झुकाव एंगल हमारा कम है और क्लियरेंस एंगल कम है, तो ये हमारे इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्लियरेंस से कोण अधिक है, नहीं, क्लियरेंस कोण हमारा कम होना चाहिए। कोण रैक कोण अधिक है, तो हाँ रैक कोण अधिक होगा तो हमारी क्या होगी, चीजल को जो चीजल हमारी क्या होगी, फिसलेगी। ये हम फिगर में देख पा रहे थे। तो रैक एंगल जो हमारा यहाँ पर इतना था, ये रैक एंगल इतना था, ये हमारा रैक एंगल जब हमारी चीजल जो हमारी यहाँ पर थी, इसको जब हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, हमने चीजल को कहाँ पर ले आए, यहाँ पर जब चीजल को ले आएंगे, तो जब चीजल को यहाँ पर ले आएंगे तो चीजल का जो हमारा टॉप फेस था कटिंग एज का वो यहाँ पर आ जाएगा। जब चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा रैक एंगल कहाँ पे इतना बन जाएगा, तो मतलब रैक एंगल हमारा अधिक हो गया। मतलब ये हमने समझा कि चीजल को जब हम झुका दे रहे हैं तो हमारा जो रैक एंगल है वो हमारा अधिक हो जा रहा है, तो रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो चीजल क्या है हमारी फिसलेगी, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 148 क्या होगा, यहाँ पे हमारा डी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रैक एंगल क्या हमारा अधिक है, ठीक है। तो 148 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्लियरेंस एंगल अधिक होगा, ये हमारा कब होगा, अगर क्लियरेंस एंगल हम अधिक रखेंगे, मतलब चीजल हमारी ऊपर उठी हुई है, चीजल हमारी चीजल जो है जॉब में धंसेगी, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा क्लियरेंस एंगल अधिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर देख लेते हैं। कर्तन के समय छीलन बनना निम्न से किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर आपको बताना है। कर्तन के समय मतलब कटिंग करते समय छीलन बनना निम्न में किस पर आधारित होता है। तो इन्हीं 2 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बता देना है ना, क्यों हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं अगर आपको देखना भी है ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ पे। तो 2 ऑप्शन क्या है यहाँ पर दिखा देते हैं, औजार के पचड़ कोण पर, औजार के पचड़ एवं अवकाश कोण पर। लास्ट में 2 ऑप्शन ये दिए हैं और लास्ट 2 ऑप्शन यहाँ पर है। तो
कर्तन के समय छीलन बनना, जो हमारा छीलन बनना मतलब क्या है यहाँ पर, जो हमारी चिप्स फ्लो है वो किस पर आधारित होता है, तो हमारा राइट एंगल पर आधारित होता है। ठीक है, जो चिप्स फ्लो को नियंत्रित करता है वो हमारा राइट एंगल नियंत्रित करता है। ठीक है, वो कैसे नियंत्रित करता है, वो ऐसे नियंत्रित करता है कि अगर हमारा जो चीज़ल जो हमारा जो यहाँ पर था, अगर हमारा राइट एंगल कम होगा, ठीक है, राइट एंगल हमारा यहाँ पे कम होगा तो हमारी चिप्स में कुछ अलग परिवर्तन आएगा। अगर रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो फिर क्या परिवर्तन आएगा, तो हमारे चिप्स हमारे पतले निकल के आएंगे। ठीक है, क्या से फिर से समझिएगा, रैक एंगल हमारा अधिक होगा तो चिप्स में क्या परिवर्तन आएगा, चिप्स फ्लो में ये परिवर्तन आएगा। अगर हमारा रैक एंगल हमारा यहाँ मान लो यहाँ पर आ गया, रैक एंगल हमारा इतना है, तो रैक एंगल अधिक होगा तो चिप्स हमारे क्या होंगे, हमारे पतले निकलेंगे। क्यों, क्योंकि चीजल हमारी झुकाव एंगल उसका कम हो गया है ना। जब चीजल हमारी यहाँ पर आ जाएगी और उससे जब हम कटिंग करेंगे तो चिप्स हमारे पतले निकलेंगे, तो वहाँ पे इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि रैक एंगल अधिक होगा तो चिप्स हमारे पतले निकलेंगे, और रैक एंगल हमारा कम होगा, मान लो रैक एंगल हमारा कम है तो चीजल हमारी यहाँ पर है तो फिर हमारे चिप्स जो है मोटे निकलेंगे। तो ये हमारे प्रभाव पड़ते हैं अगर रैक एंगल कम अधिक में, ये कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 का देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, इसको चैप्टर को एंड कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम सोच रहे थे एंड कर दें लेकिन कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं तो हमने सोचा इसको पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि अब कटिंग टूल काफ़ी दिन से चल रहा है। इसके आगे का चैप्टर हमारा मार्किंग टूल वगैरह चलेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हमारे अभी 3 क्वेश्चन और है, उसको फिर हम कवर कर लें, फिर इसके बाद हम आगे फिर क्लास को एंड कर देंगे। रैक कोड बनाने का उद्देश्य है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर। रैक कोण बनाने का उद्देश्य है कार्यखंड से घिसता हुआ औजार की फलक की स्थिति बचाव करने के लिए, छीलन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना, अच्छी सतह पर फिनिश प्राप्त करना, औजार को जीवन का। देखिए कभी भी क्वेश्चन में आपको रैक एंगल से कभी भी कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि रैक एंगल क्या उद्देश्य है, रैक एंगल क्या है, तो वहाँ पे वर्ड हमको ये इतना याद रखना है, चिप्स फ्लो को नियंत्रित करता है या चिप्स फ्लो की दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो छीलन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना, मतलब जो हमारी कटिंग गेज है उसको एक दिशा देना, उसको मार्गदर्शन करना है ना। तो चिप्स जो सही जगह पे मतलब चिप्स निकले, वो यहाँ पे रैक एंगल का मुख्य कार्य होता है चिप्स फ्लो को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चिप्स फ्लो को दूर करने के लिए मार्गदर्शन, छीलन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना, राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया ना, हम आ गया होगा कि छीलन का मतलब क्या, जो हमारे चिप्स हैं उसको दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोले मतलब कटिंग चिप्स को मतलब जो थ्योरी लैंग्वेज जो बोलते हैं कटिंग जो चिप्स फ्लो उसको नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 151, चिप्स फ्लो को नियंत्रित करना है हमारा राइट एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे। छीलन को हटाने के लिए मार्गदर्शन करना, देखिए छीलन को हटाने के लिए मार्गदर्शन करना ये किसका कारण है, ये हमारा रैक एंगल का कार्य है, छीलन हटाने के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, छीलन को दूर करने के लिए वहाँ पे मार्गदर्शन करना, और अति तप्तन से बचाना, और सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना, डी ऑप्शन दिख रहा था लंबी छीलन को तोड़ना। तो कार्यखंड से घिसता हुआ अवकाश कोण का क्या उद्देश्य है, कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाना। देखिए क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य ही है कि जैसे ड्रिल में हम लोग क्लियरेंस एंगल पढ़ते हैं कि क्लियरेंस एंगल होना चाहिए, है ना। तो हर चाहे वो जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसमें भी क्लियरेंस एंगल हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ताकि जो हमारा जॉब है और जो टूल है उसके बीच में रगड़ कम खाए, मतलब फ्रिक्शन कम हो, घिसे कम हो, है ना। तो कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करने के लिए इसलिए हमारा क्लियरेंस एंगल देना चाहिए, है ना। ये क्लियरेंस एंगल जो हमने यहाँ पे फिगर देख रहे थे, अगर यहाँ पे क्लियरेंस एंगल मान लो ये नहीं देंगे, जो हम क्लियरेंस एंगल यहाँ पे दे रहे हैं, अगर क्लियरेंस एंगल नहीं देखेंगे तो फिर हमारी चीजल क्या है, जो कटिंग एज हमारी क्या फिर रगड़ेगी, जॉब की सतह में फ्रिक्शन होगा, है ना, फिसलेगी, और कटिंग एज भी हमारा खराब होगा। तो ये हमारे कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में कि कार्यखंड से घिसता हुआ मतलब जॉब की सतह में फिर घिसेगा, और औजार से बचाव करना, मतलब ये क्या मेन उद्देश्य कि जो टूल है जॉब के साथ आपस में घिसे नहीं, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए क्लियरेंस एंगल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 152, बस 2 क्वेश्चन और है, सपोर्ट बनाए रखिए, लास्ट में हमारे बने रहिए, आप हैं तो हम हैं। क्वेश्चन नंबर 152, जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो सम्मुख अवकाश कोण बढ़ जाता है, सम्मुख अवकाश कोण घट जाता है, सम्मुख अवकाश कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सम्मुख अवकाश कोण में ऊपरी रेख कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, इसको फिगर से समझते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए फिगर पे ले चलते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको एक जॉब दिख रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि टूल को सेंटर से ऊपर सेट किया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? टूल को सेंटर से ऊपर सेट किया गया। तो ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि टूल एबव सेंटर, मतलब टूल जो है वो जो हमारा जॉब है उससे जो हमारा बेलनाकार जॉब है उसके सेंटर से ऊपर मतलब ऊपर सेट किया गया है ना। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि टूल, यहाँ पे फिगर देखिए, जूम कर देते हैं, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर जो ये जो हमारा कटिंग एज जो यहाँ पर इस रेखा के समांतर होना चाहिए, इसके सीध में होना चाहिए, लेकिन जो कटिंग एज है यहाँ पर हमारा है, इस पॉइंट पर हमारा, मतलब जो हमारा बेलनाकार जॉब को जो सेंट्रल लाइन है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल लाइन के सामने हमारी कटिंग एज होनी चाहिए, टूल का कटिंग एज, टूल का कटिंग पॉइंट सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन वो कटिंग पॉइंट यहाँ पर ना होगा, वो हमारा कटिंग एज सेंट्रल लाइन के ऊपर है, यहाँ पर है ना। थोड़ा सा हम ज़्यादा ऊपर बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन फिगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम टूल को ऊपर, अगर हम कटिंग एज को या टूल को सेंटर लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, क्लियरेंस एंगल यहाँ पे कम होगा। देखिए कैसे, देखिए दूसरा फिगर दिखाते हैं। अगर हम टूल को यहाँ पर नीचे ले आते हैं सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन है, इसके हम नीचे ले आ रहे हैं टूल को, ठीक है। अब टूल जो है यहाँ पर आ गया, जो टूल का पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, सेंटर लाइन पे होना चाहिए, वो सेंटर लाइन के नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर। तो जब हम टूल को सेंटर लाइन से नीचे लाएंगे तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा? हमारा अधिक होगा। तो ये क्लियरेंस एंगल आपको कहाँ पे समझ में आ रहा हो? ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस यहाँ पर आपको अधिक दिख रहा होगा। दोनों फिगर में आप तुलना कीजिए, दोनों फिगर में जब आप तुलना कर पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे आप कि इसमें आपको गैप कम दिख रहा होगा, इसमें आपको गैप कम दिख रहा होगा, इसमें आपको गैप ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्लियरेंस एंगल क्या है? ये जो हमारा टूल है, ये टूल की जो कटिंग एज की रेखा है, और ये जो हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये हमारा क्लियरेंस एंगल है। इसमें जो हमारा ये जॉब है, जो कटिंग एज का ये हमारा है, इसमें जो एंगल हमारा ये ज़्यादा बन रहा है। तो मतलब हमने ये सीखा कि जब हम टूल को बेलनाकार जॉब के सेंटर लाइन से जब नीचे लाएंगे टूल को, तो हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। और हमारा जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रैक एंगल क्या होगा? हमारा कम होगा, जैसे हमने चीजल में पढ़ा था। तो इसी में अगर हमारा ये क्लियरेंस एंगल कम है, जब हम कटिंग, जब इसकी परिभाषा हो, इसकी क्या परिभाषा? इसकी परिभाषा ये होगी, जब बेलनाकार जॉब के सेंटर लाइन से टूल को सेंटर लाइन से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, टूल को सेंटर लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा? कम होगा। क्लियरेंस एंगल कम होगा तो हमारा क्या होगा? जो हमारा क्लियरेंस एंगल कम होगा तो रैक एंगल अधिक होगा। अच्छा, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। प्रभाव क्या इसके पड़ेंगे? प्रभाव ये होगा, अगर हम चीजल के जो हमारा जो चीजल नहीं वर्ड, यहाँ पे जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ पर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ जो सेंट्रल लाइन थी, इसके ऊपर हम यहाँ पर ऊपर ले आए, ठीक, कटिंग एज को यहाँ पर ले आए, यहाँ पर लिया, ठीक। इससे क्या होगा? अगर हम चीजल वर्ड बार बार बोले, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, अगर सेंटर लाइन से हम उसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा जॉब है, जॉब और कटिंग एज के बीच में दोनों फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब क्लियरेंस एंगल कम होगा तो फिर हमने भी बताया था कि जब क्लियरेंस एंगल कम होगा तो जॉब और टूल के बीच में फ्रिक्शन होगा, कटिंग एज घिसेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर हमारा जॉब और टूल के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ये चीज़ होगा। ये कब होगा? जब हमारा क्लियरेंस एंगल कम हो। अब क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्लियरेंस एंगल अगर हमारा अधिक है तो प्रभाव ये पड़ेगा, जो हमारा जो जॉब है, जो हमारा बेलनाकार जॉब है, वो गोलाई में नहीं बनेगा। मतलब अगर हमारा जो कटिंग पॉइंट जो यहाँ पर होना था, वो हमारा कटिंग पॉइंट यहाँ पे ना होकर वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हो गया,
ठीक है, यहाँ पर हमारा कटिंग पॉइंट हो गया। मतलब कटिंग पॉइंट कहाँ पे, नीचे आ गया, सेंटर लाइन से नीचे आ गया, मतलब क्लियरेंस एंगल क्या हो गया हमारा, ये क्लियरेंस एंगल हमारा यहाँ पे हो गया। तो क्लियरेंस एंगल अधिक हो गया, तो क्लियरेंस एंगल अधिक हो गया, लेकिन जॉब हमारा गोलाई में नहीं बनेगा, मतलब टूल का पॉइंट उसमें धंसेगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे सेंटर लाइन पे भी हमारा जॉब जो है कॉन्सेंट, आप वर्ड जानते होंगे, एक हिंदी में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो जॉब क्या है, गोलाई में प्रॉपर नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्लियरेंस एंगल का प्रभाव पड़ेगा, क्लियरेंस एंगल अगर अधिक है तो। ठीक, चलिए दोनों चीज़ हमने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जॉब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाए। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा औजार को, मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को सेंटर से ऊपर सेट किया जाए। तो हमने बताया था ये हमारा बेलनाकार जॉब है और ये इसकी सेंटर लाइन है। अब इसके सेंटर लाइन से हमने जो हमारा टूल है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इस सेंटर लाइन से हमने कहाँ इसको ऊपर सेट कर दिया। मतलब हमारा कटिंग टूल का जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया, यहाँ पर पॉइंट इसको स्थिर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर, तो ये सेंटर लाइन से ऊपर हो गया। जब सेंटर लाइन से हमारा, इस सेंटर लाइन से जब हमारा जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया है हमारा, यहाँ पर हो गया, यहाँ इस पॉइंट पर आ गया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे प्रभाव ये पड़ेगा, जो हमारा जो बेलनाकार जॉब था, क्लियरेंस एंगल यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल घट जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन। देखिए जो लोगों ने पीडीएफ परचेज किया उन लोगों को यहाँ पे हमने पेंसिल से यहाँ पे ए ऑप्शन लगा रखा था, तो वो गलत है। जो बुक में राइट आंसर जो बी दिया है वही राइट आंसर है, तो आपको क्लियरेंस कोण घट जाता है। ठीक है, तो जो हम अब बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 153 और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, अच्छे से जवाब देना है कि जब औजार को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होगा। मतलब पूछा जा रहा है कि औजार को मतलब क्या समझ लेते हैं, टूल समझ लेते हैं या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल समझ लेते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है। केंद्र क्या है, जो हमारा बेलनाकार जॉब का सेंटर है उस सेंटर लाइन से नीचे सेट किया जाता है। फिगर इसको हम बनाते हैं कैसे, ये हमारा बेलनाकार जॉब था और इसकी एक सेंटर लाइन थी, ये हमारी सेंटर लाइन थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सेंटर लाइन। लेकिन जो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को केंद्र से नीचे सेट कर दिया। ये हमारी जो सेंटर लाइन थी इससे हमने नीचे सेट कर दिया, मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को पॉइंट को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, मतलब नीचे सेट कर दिया। अब जब नीचे सेट कर दिया तो इससे क्या होगा, हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा, अधिक होगा। जब हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब हम ऊपर सेट कर रहे थे तो हमारा क्लियरेंस एंगल तब हमारा क्लियरेंस एंगल क्या हो रहा था, वहाँ पे कम हो रहा था, लेकिन क्लियरेंस एंगल यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। जब हम, ये वर्ड याद रखिएगा, जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बेलनाकार जॉब या सेंटर लाइन से जब हम नीचे लाएंगे तो हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो फिर नीचे सेट किया जाता है तो क्या होगा, तब हमारा क्लियरेंस एंगल अधिक हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा, फिगर से भी हमने समझाया और अपने हाथ से भी फिगर बना के कोशिश हमने किया। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो बहुत आज सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें फीडबैक मिलेगा। इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे और अच्छे से मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हमें अच्छा लगता है। भले ही आप डेली कमेंट करते हैं, आप डेली कमेंट करते रहा करिए, जिससे कि हमें फीडबैक मिलता रहता है। अगर कोई भी कमी है इस वीडियो में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और हाँ, ध्यान दीजिएगा आज नाइट में भी हमारी क्लास होगी, वीडियो अपलोड होगा नाइट में 10 PM के बाद में। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। और नाइट में भी मिलेंगे, ठीक है, आइएगा, भूलना मत। बाय बाय। और हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद आप नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे कि और भी लोग, जो हमारे कई सारे लोग हैं, उनको अभी वीडियो उनके पास नहीं पहुंच रहा, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हो रही, वो किसी अन्य चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, देखना अच्छी बात है। हमारे चैनल को भी एक बार उनको विजिट करने का मौका दीजिए। इससे ये तभी उनको पता चलेगा जब आप वीडियो शेयर करेंगे ना। वीडियो शेयर करने से ही लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं। ITA फाइटर यूट्यूब चैनल में डेली क्लासेस चल रही हैं, जिससे कि हम डेली क्लासेस और अच्छी मेहनत से ला सकें। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।